हेलो एवरीवन। सो हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है लाइब्रेरी साइंस की। अब हम यूनिट 2 के लास्ट पोर्शन पे आ चुके हैं, दैट इज़ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। अभी अपना ईएमआरएस का पेपर 22 मार्च को है एंड केवीएस का भी आ चुका है जो 28 मार्च को है। सो हमें बहुत फास्टली कवर करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। इफ़ यू like the video, then please press the like button and subscribe to the channel. Okay, let's start. सो जो कैटलॉग है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड कैटलॉगस से, जिसका मतलब है इन ऑर्डर, कि ऑर्डर में अरेंज करना, दैट इज़ कैटलॉग। कैटलॉग कैबिनेट क्या है? जो लाइब्रेरी में जो एक अलमीरा टाइप होती है जिसमें मल्टी ड्रॉर होते हैं, वो है कैटलॉग कैबिनेट। दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड मल्टी ड्रॉर फिलिंग कैबिनेट ट्रेडिशनली यूज्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स टू स्टोर कैटलॉग कार्ड्स। सो ये जो है ये कैटलॉग कार्ड्स को स्टोर करने का काम करती है कैटलॉग कैबिनेट। नाउ इन अ फॉर्म ऑफ कैटलॉग, कि जो कैटलॉग हम बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे लिखा जाएगा। सो दिस इज द इंटरनल लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स विद इन अ लाइब्रेरी सिस्टम डिटरमाइनिंग हाउ मटेरियल्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर रिट्राइवल। सो हमें रिट्राइवल, जो कैटलॉग का पर्पस है कैटलॉगिंग का, वो है इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना। सो हम उसके लिए कैटलॉग बनाते हैं। तो उसका लॉजिकल अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए ताकि इजीली हम रिट्राइव कर सके इंफॉर्मेशन को, उसके लिए वो है इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग। सो इसमें दो दे रखे हैं, अल्फ़ाबेटिकल या फिर डिक्शनरी कैटलॉग और क्लासिफाइड कैटलॉग। जो अल्फ़ाबेटिकल है दैट इज़ ये अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज कर दें, और जो क्लासिफाइड कैटलॉग है इसका मतलब है कि ऑथर का कैटलॉग अलग बनेगा, सब्जेक्ट का कैटलॉग अलग बनेगा, तो हर एक चीज़ का कैटलॉग अलग अलग बनेगा। Okay, let's see the history and development of cataloging. So, cataloging was first started to prevent everyone touching the sacred books. So, हाँ, ये जो कैटलॉगिंग था ये स्टार्ट हुआ था कि पहले जो आर्कीव्स वगैरह थे उसमें ज़्यादातर सेक्रेड बुक्स, होली बुक्स रखी जाती थी। सो उन पवित्र किताबों को हर एक आके टच ना करे। सो इसके लिए ये कैटलॉग्स बनाए गए थे स्टार्टिंग में। जैसे स्लिप लगा दी कि उस जो बुक है उसकी इन्फॉर्मेशन उस स्लिप के ऊपर लिख दी, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र यूजुअली फाइंड करता है कि, सो वो पहले स्लिप को देख लेगा, तब उसे पता चल जाएगा ये वाली वो बुक है जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर उस बुक को टच करेगा। अदरवाइज वो टच को प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए थे शुरू में। उसके बाद में 1841 में ब्रिटिश म्यूजियम कोड्स बनाए एंथनी पेनेजी ने, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट कैटलॉगर, एंथनी पेनेजी। एंड जो ये ब्रिटिश म्यूजियम कोड्स थे इसके अंदर 91 रूल्स दिए थे। नेक्स्ट सीए कटर, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कैटलॉगिंग। इन्होंने डेफिनेशन दी है, अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ टेबल ऑफ बुक्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान। ओके, इनकी बुक थी रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग जो 1876 में आई है। नेक्स्ट जेम्स डफ ब्राउन, इन्होंने डेफिनेशन दी है, अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टेबल और की टू फाइंड बुक्स एंड स्पेशल मटेरियल्स मेंशन्ड इन देम। नेक्स्ट आते हैं एस आर रंगनाथन। इन्होंने बताया कि अ लाइब्रेरी लिस्ट इज अ टूल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द रीडर्स रिगार्डिंग द मटेरियल स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। कि जो ये लाइब्रेरी लिस्ट है या फिर ये कैटलॉग है, लाइब्रेरी कैटलॉग, ये टूल्स है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, जो मटेरियल है लाइब्रेरी के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये लाइब्रेरी कैटलॉग या फिर लाइब्रेरी लिस्ट। इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने बताया इस चीज़ के बारे में, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सीसीसी, जो 1934 में आया है। अब जो देखो जो सीसी है कॉलन क्लासिफिकेशन, वो 1933 में आया, एंड जो सीसीसी है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वो है 1934 में। ओके, एंड इनका जो फिफ्थ एडिशन था सीसीसी का वो आया है 1964 में। अब देखते हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग, 1908 में आया बाय ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड LA UK। तो इन दोनों ने मिलके बनाया, तो इसके दो एडिशंस ये वर्जन लॉन्च होते हैं, दैट इज़ अमेरिकन एडिशन एंड ब्रिटिश एडिशन। अब 1967 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स बने, दैट इज़ AACR। ये बनाए ALA, LAUK एंड कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने।
1961 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। ये पेरिस में हुई थी। 1969 में कोपेनहेगन में इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स, जिसको शॉर्टली हम ICME बोलते हैं, ये हुई स्पॉन्सर्ड बाय इफ्ला। 1971 में जो ये कमेटी थी, दिस सपोर्टेड द रिपोर्ट एट लिवरपूल एंड इज नोन एज ISBDM, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ का मतलब है कि बुक्स के लिए, इसमें सीरियल्स इंक्लूडेड नहीं थे। जो ये ISBD आया है, ये आया है 1971 में। अब 1973 में ग्रेनोबल में इफ्ला की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दो डॉक्यूमेंट पब्लिश किए गए 1974 में, ISBD-M एंड ISBD-S। M है मोनोग्राफ, S है सीरियल। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ISBD कब आया 1971 में, ISBD-M आया 1974 में, M मोनोग्राफ एंड S दैट इज सीरियल। ISBD सीरियल वाला आया है 1974 में, ISBD नॉन बुक मटेरियल 1977 में, ISBD जनरल 1977 एंड ISBD एंटीक ओल्डर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन 1980 के अंदर। और जो AACR-2 आया वो आया है 1988 में। ओके, 8 एरियाज ऑफ ISBD कि मतलब ISBD के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, वो 8 एरियाज जो मेंशन करने होते हैं, that are title, edition, type of publication, publisher name and physical description, series, notes and ISBN and cost। ये 8 एरियाज हैं ISBD के जो मेंशन करने होते हैं। Now let's see the bibliographic record format. This is mainly used for the descriptive bibliographic information and for providing various type of information. इसके दो टाइप हैं, दैट इज इंटरनल या फिर लोकल फॉर्मेट और एक्सचेंज फॉर्मेट। ये फॉर्मेट जो है इंटरनल लोकल फॉर्मेट, ये लोकली यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में से यूज़ कर लिया। एंड दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। दिस जो इंटरनल लोकल फॉर्मेट है, दिस इज द वे, इसमें क्या है, द वे डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज्ड विद इन स्पेसिफिक प्रोग्राम और सिस्टम। किसी पर्टिकुलर सिस्टम में प्रोग्राम के लिए। And exchange format is a standardized format used to transfer data between different often incompatible software system। कि इसको कहते हैं कम्युनिकेशन और इंटरचेंज फॉर्मेट, कि दो अलग अलग सॉफ्टवेयर में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये। Now, जो internal format are locally customized structure designed for efficient data processing within a specific library system। ये किसी लोकल लाइब्रेरी या स्पेसिफिक लाइब्रेरी है, उसके अंदर हम इंटरनल फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल फॉर्मेट थोड़ा बड़े लेवल पे, कि इंटर लाइब्रेरी का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसके लिए। Exchange format are standardized platform independent formats like Mark 1 or CCF, designed to facilitate the reliable sharing, importing and exporting of bibliographic records between different systems। अब currently ये एक्सचेंज फॉर्मेट यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न लाइब्रेरीज। ज़्यादातर सब में अब मॉडर्न लाइब्रेरीज जो हैं उनमें एक्सचेंज फॉर्मेट ही यूज़ होने लगा है, बिकॉज थ्रू दिस इंफॉर्मेशन कैन ईजीली बी एक्सचेंज। ओके, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या इंटरचेंज फॉर्मेट। दैट इज़ द फॉर्मल, जो एक्सचेंज फॉर्मेट है उसके टाइप्स हैं ये। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF, मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉग, ISO 2709, Z39.50, मेटाडेटा, डब्लिन कोर, FRBR मॉडल एंड RDA टेक्निक्स। इन सबको हमें डिटेल में देखना है। फर्स्ट इज कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF। 1984 में यूनेस्को के द्वारा लाया गया, एंड जो यूनेस्को की PGI प्रोग्राम जो चल रहा था उसके अंडर ये बना था। इसका सेकेंड एडिशन 1988 में एंड थर्ड एडिशन आया 1992 में। अब ये CCF इज अ की स्टैंडर्ड इन लाइब्रेरी साइंस फॉर एक्सचेंजिंग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स बिटवीन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ CCF। इसमें 4 पार्ट्स हैं, रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड एंड रिकॉर्ड सेपरेटर। अब जो रिकॉर्ड लेबल है ये 24 कैरेक्टर्स का है, डायरेक्टरी और डेटा फील्ड है वेरिएबल लेंथ के है, एंड रिकॉर्ड सेपरेटर इज ऑफ 1 कैरेक्टर।
सेकेंड मार्क दैट इज मशीन रीडेबल कैटलॉग। सो ये 1960s में डेवलप हुआ बाय हेनरिटे एवराम। 1971 में मार्क बिकम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर द डिसमिनेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटा इन यूएस। सो 1971 में ये यूएस का नेशनल स्टैंडर्ड बन गया था एंड 1973 में इट बिकम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मार्क क्या है? इज अ सेट ऑफ डिजिटल स्टैंडर्ड्स यूज्ड बाय लाइब्रेरीज टू इनेबल कंप्यूटर टू इंटरप्रेट, स्टोर एंड शेयर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। जो मशीन रीडेबल कैटलॉग है तो कंप्यूटर्स उसको जो कैटलॉग है उनको रीड कर पाए और इंटरप्रेट, स्टोर कर पाए एंड शेयर कर पाए बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को। सो उसके लिए ये है मार्क। अब वर्जन्स देखते हैं मार्क के। यूएस मार्क 1960 में, कैनेडियन मार्क दैट इज कैन मार्क 1960 एंड यूके मार्क 1960। सो ये तीनों 1960 में आए और यूनी मार्क है वो 1977 में आया है। अब मार्क 21 है 1999 में आया, मेड बाय मर्जिंग यूएस मार्क और कैन मार्क। And this is not an indexing standard. This is a communication standard for data exchange. So this is important. Mark 21. अब देखते हैं मार्क वेरिएबल डेटा फील्ड। ये है आर द मेन पार्ट ऑफ अ लाइब्रेरी रिकॉर्ड दैट होल्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक ऑथर टाइटल और ISBN विच वेरीज इन लेंथ फॉर ईच बुक। और अब ये 3 डिजिट का होता है मार्क वेरिएबल डेटा फील्ड, या फिर जिसको टैग्स बोल देते हैं। सो इसमें ये 3 का है तो जो 0 से स्टार्ट हो, जैसे 0 1 1 0 0 0 तो ऐसे करके हैं ये। सो जो फर्स्ट डिजिट है वो लिखा है, देन आगे एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 0 वाली जो सीरीज है उसमें होगा कंट्रोल एंड फिक्स्ड डेटा फील्ड। वन वन वाली सीरीज है उसमें मेन एंट्रीज ऑथर के बारे में। सेकंड में टाइटल, एडिशन, इम्प्रिंट्स। थर्ड में फिजिकल डिस्क्रिप्शन, फोर सीरीज स्टेटमेंट। 5 में नोट्स। 6 में सब्जेक्ट एंट्रीज। 7 में एडिड एंट्रीज अदर देन सब्जेक्ट और सीरीज, क्योंकि सब्जेक्ट और सीरीज पहले आ चुका है। एंड 8 में एडिड एंट्री अबाउट सीरीज। 9 में लोकली डिफाइंड इंफॉर्मेशन। अब जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टैग्स हैं यही ये वेरिएबल डेटा फील्ड्स, इसे देखते हैं। 0 1 0, जैसे ये 0 वाली सीरीज थी ना, इसमें था फिक्स्ड डेटा फील्ड। सो 0 1 0 है LCCN, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। अब 0 2 0 है टैग मार्क ISBN। 1 0 0 वाली सीरीज थी ऑथर के बारे में, मेन एंट्री। सो इसमें है पर्सनल नेम, मेन एंट्री ऑफ ऑथर। 245 में टाइटल हो गया। 250 एडिशन। 260 पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन। सो ये जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो ये याद करने ही पड़ेंगे। 260 पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन, 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 490 सीरीज स्टेटमेंट, 520 समरी नोट, 650 टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग एंड 700 है पर्सनल नेम एडेड एंट्री, दैट इज जॉइंट ऑथर हो या एडिटर इलस्ट्रेटर उसके लिए। नाउ 0 1 x से 0 9 x। सो 0 1 और आगे कोई भी डिजिट हो सकता है, तो ऐसे वाले जो है नंबर एंड कोड्स, these contain standard number, classification number, codes and other data elements related to record. So इसके examples है 0 1 0 LCCN, 0 1 3 patent and control information, 0 1 5 national bibliography number, 0 2 0 ISBN, 0 2 2 ISSN, 0 2 4 other standard identifier, 0 8 0 UDC number, 0 8 2 DDC number। अब अगला देखते हैं ISO 2709। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब पहले देखते हैं ISO क्या है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो इसकी फुल फॉर्म भी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो इट प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड सिस्टम्स टू इंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। सो ये स्टैंडर्ड है विच मेंटेन द क्वालिटी। एंड जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 1947 में बना था। अब जो ISO 2709 है, दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, डेवलप्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑन मैग्नेटिक टेप। सो दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट कि मैग्नेटिक टेप पे रिकॉर्ड करके वो एक्सचेंज होता था।
and this is used to describe the arrangement or structure of a computer readable record of bibliographic data. Bibliographic data consists of title, author name, subject, edition, publication data, physical description of book, standards, ISBN, ISSN. सो ये चीज़ें आती हैं बिब्लियोग्राफिक डेटा में. अब इसका जो लेटेस्ट है वर्जन वो है ISO 2709:2008 जो 2008 में आया था. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ISO 2709. इसका स्ट्रक्चर क्या है? रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड एंड रिकॉर्ड सेपरेटर. CCF में कैसे क्या था? यही था, रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड एंड रिकॉर्ड सेपरेटर. बस इसमें कैरेक्टर्स ये थे. एंड इसमें डायरेक्टरी और डेटा फील्ड में अलग है कैरेक्टर. दैट इज इसमें 12 कैरेक्टर है, डेटा फील्ड में स्ट्रिंग है. सो वैसे स्ट्रक्चर सेम ही है. नाउ Z39.50. सो ये लाइब्रेरी ऑफ ये बनाया था ANSI NSO ने एंड ISO 23950 ने बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 1970. So this is an international client server protocol used primarily in libraries and information centers to search and retrieve bibliographic data या bibliographic information across different heterogeneous and remote databases. So this is actually a protocol that is set of rules. अच्छा, ये rules है to search and retrieve bibliographic information. This is used for inter-library catalog searches and record exchange. So inter-library के लिए यूज़ होता है, exchange के लिए. एंड इस पर बेस्ड है कॉमन क्वेरी लैंग्वेज. जो Z39.50 है ये कॉमन क्वेरी लैंग्वेज या कंटेक्सचुअल क्वेरी लैंग्वेज पर बेस्ड है. एंड दिस इज एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सर्चिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन ओवर अ TCP/IP कंप्यूटर नेटवर्क. सो ये जो टर्म्स है, एप्लीकेशन लेयर क्या है, TCP/IP, ये हम अगली यूनिट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट है उसमें भी पढ़ने वाले हैं, तो तब क्लियर हो जाएगा ढंग से. अब मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट द डेटा. लाइक कि जो बुक है, बुक के अंदर डेटा प्रेजेंट है, एंड जो वो बुक के बारे में जो डेटा है लाइक टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, तो वो उसका बिब्लियोग्राफिक डेटा. सो जो जैसे इसमें लिख रखा है ना कि बुक के बारे में डेटा है, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, ये सब कुछ, एंड बुक के अंदर भी डेटा है. सो जो बुक के अंदर के डेटा को रिट्राइव करने के लिए जिस डेटा को हम यूज़ करेंगे वो होगा मेटा डेटा. सो जो ये टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, जो एक कैटलॉग कार्ड बनते हैं वो एक्ट करेंगे मेटा डेटा की तरह, बिकॉज वो जो डेटा है वो जो बुक के अंदर का डेटा है उसको रिट्राइव करने में हेल्प करता है. सो मेटा डेटा इज अ ग्रीक वर्ड. मेटा इज अ ग्रीक वर्ड यूज्ड, सबसे पहले यूज़ किया था फिलिप बेगली ने 1968 में. अब फंक्शंस क्या है मेटा डेटा के? रिसोर्स की डिस्कवरी, दैट इज सर्च करना. ऑर्गेनाइजिंग ई रिसोर्सेज, फैसिलिटेट इंटरऑपरेटेबिलिटी, दैट इज एक डेटाबेस से दूसरे में एक्सचेंज करना हो डेटा को, तब यूज़ करते हैं. एंड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, आर्कीविंग एंड प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मेटा डेटा एंड दिस आर इम्पॉर्टेंट. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटा डेटा. सो डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा है, स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. सो ये 3 टाइप्स हैं मेटा डेटा के. और डबलिन कोर क्या है? दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड 15 एलिमेंट सेट ऑफ मेटा डेटा यूज्ड टू डिस्क्राइब डिजिटल एंड physical resources like web page, video, image to improve information discovery. This act as a digital library card catalog to help both humans and machine to find information easily. So ये एक्ट करता है डिजिटल लाइब्रेरी कैटलॉग की तरह. डबलिन कोर डेवलप हुआ 1995 में एट मेटाडेटा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय OCLC एंड नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इन डबलिन, इसलिए इसको नाम दिया डबलिन कोर. एंड 2000 में डबलिन कोर वर्कड ऑन RDF विद WWW कंसोर्टियम. सो RDF क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क. इसको भी हम आगे देखेंगे. अब डबलिन कोर जो इस डबलिन कोर है इसके 15 एलिमेंट्स हैं. टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर,
contributor, data, date, type, format, identifier, source, language, relation, coverage and rights. So these are important, बट सीक्वेंस में याद करने ज़रूरी नहीं है, बस ये 15 एलिमेंट्स का पता होना चाहिए. Now FRBR, that is functional requirements for bibliographic record. So this is a model used in library to organize information by focusing on how users search for materials. कि ये क्या है? जैसे जो यूज़र है वो सर्च करेगा मटेरियल को, तो किस वे से सर्च करेगा उस चीज़ पे फोकस करता है FRBR. इफ्ला ने ये बनाया था एंड 1998 में पब्लिश किया KG सॉर ने. 1998 में a user centered model was prepared by IFLA by modifying the Paris principles जो 1961 में हुए थे, जिनको कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है. अब जो FRBR है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं. फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड ऑब्टेन, जिसको शॉर्ट में फीसो कह देते हैं. दैट इज सबसे पहले ढूंढो, फिर पहचानो, फिर चुनो और प्राप्त करो. These are the 4 elements of FRBR. Now RDA ये 2010 में डेवलप हुआ. रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस है ये. एंड ये एक्चुअल में है क्या? जो पहले AACR आया था, फिर AACR 2 आया. अब जो AACR 3 आना था उसकी जगह पे उसका नाम रख दिया गया RDA. So AACR name was dropped as a successor to AACR 2 and the new standard name RDA was released in June 2010. So AACR 3 होना था नाम, लेकिन उसकी जगह पे RDA नाम रख दिया. So ये सक्सेसर है AACR 2 का. एंड इसके बारे में देखते हैं. दिस इज बेस्ड ऑन FRBR मॉडल एंड रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करे ताकि उसको इजीली एक्सेस किया जा सके. ये कहता है RDA. इशू in 2010 and implemented in 2013 by LC and others. LC क्या है? Library of Congress. अब RDA के अंदर 10 sections हैं which are divided into 37 sections, 13 appendices, one glossary and one index. And RDX दो तरीके से जारी होता है. जैसे AACR ये होते थे, एक तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, और एक ये मतलब एक तो ये ब्रिटिश वर्जन होता था और एक अमेरिकन वर्जन. तो ऐसे ही जो LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा होता है उसे कहते हैं कैटलॉगर्स डेस्कटॉप, और एक होता है ALA एंड स्लिप के द्वारा RDA का सेकेंड वर्जन. Now RDA is available as an online web based product. Okay, so these are the types of communication और interchange format, या फिर जिसको हम exchange format बोलते हैं. अब आगे हम करेंगे practical of cataloging. Okay, thank you.